हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है और इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और टॉपिक्स है ये सब कवर किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी डाउट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अभी हम जब बात करते हैं कि ये रिसोर्स होता क्या है और ये नेचर से बनता कैसा है। देखिए, हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स रहते हैं जिनको कभी ह्यूमंस ने नहीं बनाया, वो नेचुरली बनते हैं। और यही एलिमेंट्स रिसोर्स पर ट्रांसफॉर्म तभी होते हैं जब वो हमारे ह्यूमंस के किसी काम में आए या हम उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, देखो पुराने ज़माने में हवा, आग सब ऑलरेडी था। पुराने ज़माने में नहीं, बरसों से है, ये जब से पृथ्वी बना है तब से है। पर धीरे धीरे इंसानों ने उस आग का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, हवा का इस्तेमाल करना सीखा और वो तभी जाके हमारा वो सारे एलिमेंट्स हमारे रिसोर्स बने। ठीक है, और यही एंटिटी को कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी मीट करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी हमारे एलिमेंट्स या एंटिटी हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा। मतलब वो रिसोर्स तभी बोला जाएगा जब उसको हम निकाल सके नेसेसरी टूल्स और किसी मेथड यूज़ करके। अगर वो ज़मीन में पड़े पड़े रहेंगे तो हमारे किसी काम में नहीं आने वाले, तो फिर रिसोर्स कैसे कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत रिसोर्सेज पड़े हैं पर फिर भी वो कंट्रीज़ पुअर है। समझ में आया? उन्हें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा। सेकंड, उन्हें इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भी हम लोग रिसोर्स निकाल रहे हैं, हम उस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च ना करें कि कुछ फ़ायदा ही ना हो। ठीक है, रिसोर्स निकालने की ज़रूरत ज़रूरी है हमारे लिए, पर उस पर हम लोग पूरा अंधा पैसा नहीं फूंक सकते। थर्ड, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना पड़ेगा। जैसे कि रिसोर्स के नाम पे हम अपना रिवर, फॉरेस्ट काट के तो हम लोग पूरा ये तो नहीं कर सकते। हमारे कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे ट्रेडिशन कल्चर में ये नहीं, सही नहीं माना जाता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए अब आते हैं नेचर एज सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब है पवित्र। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस में नेचर को पवित्र माना जाता है। नेचर इज व्यूड एज नर्चरर एंड नरिशर rather than just a collection of resources to be exploited। इसका मतलब है कि हम नेचर को हमारा पालन पोषण करने वाला मानते हैं, ना कि ऐसी जगह जहाँ से सिर्फ हम रिसोर्स कलेक्ट कर सकें और उसको बर्बाद कर सकें। समझे? देखिए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स नीचे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स का एक साथ जो रहते हैं, वहाँ पे ग्रुप्स बोला जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशंस में इन्हीं ग्रुप्स को मेंटेन किया जाता है। किससे? ना कटने से या बर्बादी से उनको बचाया जाता है। ठीक है, एनिमल हंटिंग से। ओके, और क्योंकि ये जो है ग्रुप्स हमारे साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड है हमारे धरती के साथ। जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में, वो इसे ऐसे ही सीक्रेट ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पे वो लोग काला हिरन को मारना उनके लिए बहुत बड़ा मतलब पाप माना जाता है। और वहाँ के ग्रुप्स को बचाना काटने से ये वो करते हैं। ठीक है, सेकंड है ऑनरिंग रिचुअल्स। देखिए, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सूरज, धरती, वायु, अग्नि, इन सब को हम पूजते हैं एक ऑनर के साथ, है कि नहीं? हम जानते हैं कि वो हमारे लाइफ में क्या एसेंस ला के आते हैं, उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कितना है हमारे साथ। ठीक है, ये हो गया ऑनरिंग रिचुअल्स। तीसरा है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि ऐसी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करना जिससे हम हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को तकलीफ ना दें।
इसका मतलब हम जो भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे, क्रॉप्स, कुछ भी, उनको अच्छी सही तरीके से कम मात्रा में करना, ताकि वो हम उसको बचा के रख सकें आने वाले जनरेशन के लिए, है कि नहीं? ठीक है, चलिए चलिए अब हम क्या करते हैं ना, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम इनको 3 कैटेगरीज में डालते हैं ताकि हम इसको बेहतर समझ सकें। और ये जो कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शेयर करते हैं। चलिए, पहला कैटेगरी हो गया रिसोर्सेस एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल दैट डायरेक्टली सस्टेन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब बिना हवा, पानी और सॉइल का से हम लोग नहीं रह सकते, इस धरती में रहना बहुत मुश्किल है, ये तो सबको पता है। दूसरा कैटेगरी है रिसोर्सेस फॉर मटेरियल्स। देखो, हम इसी सॉइल से या फिर लकड़ी से हम जो फर्नीचर बनाते हैं, रोड, बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या करते हैं ना, हम इन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, है कि नहीं? तीसरा कैटेगरी हो गया रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जो कोल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? नेचर से आते हैं, धरती से आते हैं, हवा, पानी, हर जगह से आते हैं। और सोर्सेज दैट प्रोवाइड पावर फॉर मॉडर्न लिविंग एंड प्रोडक्शन, मतलब ये जो एनर्जी है आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बिना एनर्जी का कुछ नहीं होने वाला इस धरती में, खासकर इस ज़माने में, है कि नहीं? हर चीज़ में एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। Another important categorization divides resources into renewable and non-renewable based on their ability to regenerate। देखो, और भी important categorization होता है, जैसे कि renewable and non-renewable resources। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपने अभी पहले कैटेगरी में आते हैं, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द फंडामेंटल रिसोर्सेज दैट सस्टेन अस। मतलब हमारे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ऐसे कुछ रिसोर्सेज के बिना, जैसे कि द एयर वी ब्रीथ फ्रॉम द एटमोसफियर। हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हवा से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है। द वाटर वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड एक्यूफायर्स, है कि नहीं? हम जो पानी पीते हैं कहाँ से आता है? ये जो फ्रेश वाटर सिस्टम है, जो कि रिवर्स, लेक्स, एक्यूफायर्स, वहाँ से हमें पानी पीने को मिलता है। थर्ड, द फूड वी गेट ग्रोन इन सॉइल और हार्वेस्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। हम जो खाना खाते हैं कहाँ से? ना धरती में उगता है, वो सॉइल में ग्रो होता है कि नहीं? और these essential resources cannot be manufactured by humans। मतलब ये जो 3 एसेंशियल रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया, ये ह्यूमंस के द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वी डिपेंड एंटायरली ऑन नेचुरल सिस्टम टू प्रोवाइड एंड मेंटेन देम। हमें नेचर पे ही डिपेंड करना पड़ता है ये सब चीज़ें हमें मिलने के लिए। हम क्या सॉइल बना सकते हैं? है कि नहीं? पानी बना सकते हैं, हवा बना सकते हैं? नहीं, ये हमें नेचर हमें देता है। आवर मोस्ट बेसिक नीड्स, है ना, एयर, वाटर एंड फूड, ऑल कम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर सिस्टम। ये डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती हैं। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स। वी ट्रांसफॉर्म नेचुरल मटेरियल्स फॉर बोथ यूटिलिटी एंड ब्यूटी। देखिए, ह्यूमन क्या करता है ना, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाता है वो नेचर की गिफ्ट के, जो गिफ्ट दिया है हमें, उससे बनाता है। हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, है कि नहीं, इन नेचुरल मटेरियल को अपने काम में के लिए, हमारी यूटिलिटी के लिए और हमारे ब्यूटी, एस्थेटिक्स के लिए बनाते कि नहीं? ठीक है। देखिए, जो वुड आता है बिकम्स फर्नीचर और आर्टिस्टिक क्रेविंग्स, है नहीं, कार्विंग करते ना हम लोग वुड में, एकदम दीवार में चिपकाने, लगाने के लिए एकदम अच्छा दिखता है आंखों को। और फर्नीचर जो हमारे बहुत काम में आता है।
स्टोन बिकम्स बिल्डिंग और स्कल्पचर्स, मूर्तियां, बिल्डिंग, कहाँ, पत्थर से हमें बनाते हैं हम। मेटल्स बिकम टूल्स, मशीन्स एंड ज्वेलरी, जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारे लिए टूल्स, जो अस्त्र बनते हैं, बड़े बड़े मशीन्स, ज्वेलरी, जो गहने हैं, ये सभी मेटल से आते हैं, सोना, डायमंड। ठीक है। इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स ए वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। जो इंडिया का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, मतलब हमारे जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं अलग अलग जगह पे, ये हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं, फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखाया गया फोटो, यहाँ पे कैसे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ऑयल रिग के द्वारा, है ना, सी बेड पे, ये सब दिखाया गया है। तीसरा कैटेगरी आ गया रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। देखियो, एनर्जी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हम पूरा निर्भर करते हैं। हमारा जो मॉडर्न लिविंग है, जो आजकल जो लोग जीते हैं, रहते हैं, ये पूरा एनर्जी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि पावरिंग आवर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसेस, ये सब के लिए एनर्जी चाहिए। क्या क्या एनर्जी है ना, फॉसिल फ्यूल्स, फ्लोइंग वाटर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट एंड विंड एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमें चाहिए गाड़ी, मशीन्स रन करने के लिए, ये सब जरूरी पड़ता है हमें। ठीक है। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल चाहिए होता है, पेट्रोलियम से हम गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे मशीन चलाते हैं, है कि नहीं। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ नदी से हम क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, ठीक है कि नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट, विंड, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है जो कि रिन्यू हो सकता है या रिप्लेनिश, फिर से भर जाना, जैसे कि सनलाइट और विंड, इससे भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है। एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स। देखिए, ये जो है, इस पे आते हैं कि नेचर का प्रिंसिपल क्या है। नेचर्स प्रिंसिपल का क्या है ना, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। ये दो प्रिंसिपल पे हमारा नेचर काम करता है। क्या होता है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन? मतलब रिस्टोरेशन रीजनरेशन का मतलब ये है क्रिएटिंग न्यू लाइफ एंड हीलिंग इटसेल्फ। अपने एक नया लाइफ बनाना, चाहे वो ह्यूमंस के द्वारा हो, नेचुरल तरीके से हो, या खुद को एंड अपने आप को खुद को हील करना, रीजनरेट करना। ठीक है। देखिए, यहाँ पे अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, ग्रोथ, है ना। न्यू लाइफ इमर्जेस फ्रॉम सीड क्रिएटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। तो आपको पता है सीड से नया लाइफ निकल के आता है, प्लांट्स, ट्रीज सब बनता है। वो कुछ साल के बाद, मैच्योर होने के बाद, वो क्या करता है, ये हमें हमारे इकोसिस्टम में एक हमें लाइफ देता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें टिम्बर देता है कि नहीं, जिसे हम लकड़ियाँ से हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हमें देता है, पानी को होल्ड करके जमीन में रखता है, रूट्स, है कि नहीं, सॉइल इरोजन से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लाइन। हर एक चीज़ का जो भी ग्रो होता है, एक समय के बाद वो डिक्लाइन होना निश्चय है। डिक्लाइन मतलब उनका गिरावट होता है। जैसे कि नेचुरल एलिमेंट्स इवेंचुअली एज एंड फॉल। उनका जब किसी का एज हो जाता है, चाहे मनुष्य हो, इंसान हो, या फिर जानवर, पेड़ पौधे, सबका एक एज होता है। जो जन्म लिया है वो कभी ना कभी एक ना एक दिन फॉल मतलब गिरेगा, मरेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन। ये सड़ना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब इंसेक्ट क्या करते हैं ना, इन सब मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, सड़ने में हेल्प करते हैं। जो भी पेड़ पौधे मर गए, उनके जो उन सबको मिट्टी में मिलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको सड़ाते हैं। और यही सब डिकम्पोज मटेरियल्स क्या करते हैं ना, सॉइल को एनरिच करते हैं, और ही मतलब वहाँ की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाते हैं, ताकि वो एक नए लाइफ को दान दे सके, जीवन दे सके, है कि नहीं। अच्छा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो क्या वहाँ पे अच्छे से हम लोग प्लांट ग्रो करेंगे, ट्रीज ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। समझ में आया आपको? देखो, नेचर फंक्शंस इज इन ए रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे, healing itself and creating new life in a continuous cycle where there is no waste.
मतलब ये खुद को हील भी करता है और नया लाइफ रीजनरेट भी करता है कि नहीं, खुद को बनाता है नया लाइफ। और ये नेचुरल तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल है ये। यहाँ पे कोई भी वेस्ट नहीं है। ये जो पेड़ ग्रो हुआ, पेड़ बना, हमें बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन, वुड, टिम्बर, है कि नहीं। उसके बाद वो मरा, मिट्टी में डिकम्पोज हुआ, फिर वो मिला, वो सॉइल को एनरिच किया, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाया, फिर से वहाँ पे कुछ एक दोबारा प्लांट ग्रो होगा या ट्री ग्रो होगा। ये कंटिन्यूस साइकिल है एंड देयर इज नो वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबको समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो हमने बोला था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है ना? रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड्स। मतलब बहुत कम समय में ये जो रिसोर्सेस हैं वो अपने आप भर जाते हैं नेचुरली, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के द्वारा, और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो अपने आप भर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। सोलर एनर्जी, जैसे कि अबेंडेंट सनशाइन, है कि नहीं। आज दिन है, सूरज आया, एनर्जी हमको दिया, फिर कल सूरज आएगा, जब तक सूरज है आते रहेगा तब तक हमको एनर्जी भी मिलता रहेगा, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड क्या है? कंटिन्यूस एयर मूवमेंट है, हवा चलते रहता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है। उससे भी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहता हुआ पानी, वाटर, है ना, रेन के थ्रू, या मेल्टिंग जो ग्लेशियर मेल्ट होके आता है वो फिर से नदी में मिल जाता है, रिवर सिस्टम क्रिएट करता है और वो चलते रहता है, उससे भी हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, जो कि हम लोग अच्छी तरीके से हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, बिना ज़्यादा इस्तेमाल किए, बिना अननेसेसरी तरीके से काटना, बिना काटे, तो उसको ट्रीज वो रीग्रो भी कर जाते हैं, है कि नहीं, टाइम के साथ साथ। एंड सॉइल फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी अपने आप नेचुरल प्रोसेस से भर जाना, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि ट्री मर गया, बहुत एनिमल्स मर जाते हैं जो मिट्टी में डिकम्पोज होकर मिल जाके और वो सॉइल को और भी एनरिच करते हैं और फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। यही सब एग्जांपल्स है तुम्हारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ठीक है, जो कि अपने आप भर जाना नेचुरली एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम समय में। इनको इस सब होने में, भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक क्रिटिकल कंडीशन क्या है? देखो, द नेचुरल रिदम ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड फॉर रिसोर्सेज टू रिमेन रिन्यूएबल। मतलब जो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का जो रिदम है, जो साइकिल है ना, जिस तरीके से चल रहा है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये रिन्यूएबल ही बना रहे, अपने आप भरता रहे नेचुरली। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। रिवर वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट टू मेंटेन द वाटर साइकिल। रिवर वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स तभी तक रहेगा जब तक ग्लेशियर रहेंगे, फॉरेस्ट रहेगा। ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ग्लेशियर सारे मेल्ट हो गए, क्या रिवर वाटर सिस्टम फिर से बन पाएगा? नहीं, ठीक है कि नहीं? तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखो, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल भी बन जाते हैं, पर कैसे ना, देखते हैं। ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर हार्वेस्टिंग का मतलब हद से ज़्यादा हार्वेस्टिंग करना। व्हेन वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन रीग्रो, वी डिप्लीट द रिसोर्सेज। अगर हम लोग लकड़ियाँ काटना चालू करते रहेंगे, अगर हमारे जो स्पीड है, जो रेट है रीग्रो, फॉरेस्ट के दोबारा बनने से ज़्यादा है स्पीड, तो एक ना एक दिन हम लोग उसको डिप्लीट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे उस रिसोर्स को, है कि नहीं? नेक्स्ट, पोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स डिसरप्ट्स नेचुरल साइकिल्स एंड पॉइजन्स वाटर सिस्टम। ठीक है, पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, रिवर है रिन्यूएबल रिसोर्स, पर अगर हम उसको पोल्यूट करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज करेंगे विदाउट न्यूट्रलाइजेशन, उसको ठीक से ट्रीटमेंट ना देके पानी में डंप कर देंगे इतना सारे केमिकल्स, तो वहाँ के नेचुरल साइकिल, जो भी यहाँ पे मछलियाँ हैं, जो भी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जो भी पानी पे डिपेंड करते हैं, जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स,
उनके लिए बहुत ही पॉइजनस होगा वो चीज़, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, बहुत ही उसको छेड़खानी करना, उसके साथ फायदा उठाना उसका। जैसे कि कमर्शियल फिशिंग बियॉन्ड सस्टेनेबल लिमिट्स थ्रेटन्स फिश पॉपुलेशंस। हम जो कमर्शियल फिशिंग करते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, और उसको बेचते हैं मार्केट में जाके, वैसे जो लोग होते हैं अगर वो ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस करते हैं, वो पैसा कमाने के लालच में वो पकड़ते रहेंगे मछलियों को, बेचते रहेंगे मार के, तो क्या होगा ना, उनका पॉपुलेशन क्या है फिश का, कम हो जाएगा कि नहीं, है ना, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हद से ज़्यादा करना, उसका फ़ायदा उठाना, बिजनेस के नाम पे हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लालच है ह्यूमन, हम सब लालची हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज मतलब जो ये तुम देख रहे हो, आज से 50-100 साल पहले जो क्लाइमेट था, अभी के क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है कि नहीं। राइजिंग टेम्परेचर, समर में ज़्यादा ही गर्मी हो जाना, विंटर में ज़्यादा ठंडी हो जाना, फिर ठंडी कम होना, समर में उतना गर्मी ना होना, ये चेंजेस की वजह से हो रहा है। राइजिंग टेम्परेचर कॉज ग्लेशियर्स टू मेल्ट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज हो रहा है तो ग्लेशियर्स भी बहुत जल्दी मेल्ट होंगे। अगर उसी हिसाब से प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश नहीं हो रहा तो उसको रिप्लेस कौन करेगा। अगर सिर्फ मेल्ट होते रह रहे हैं और पानी, उतना बारिश नहीं हो रहा और ये मेल्ट होते जा रहा है ग्लेशियर, तो फिर पानी फिर से रिन्यू कैसे होगा, रिप्लेनिश कैसे होगा, नहीं भर पाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इन सब के कारण जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल भी बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। देखो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट, जो वाइल्ड लाइफ है, सभी जो है इनका कुछ फंक्शंस हैं और हमारे लिए कुछ सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। देखो इनका अलग अलग तरीके का काम करने का तरीका है और कैसे कैसे बेनिफिट करते हैं हम ह्यूमंस को, हम देखेंगे, ठीक है। ट्रीज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ट्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबको पता है, ठीक है कि नहीं। फोटोसिंथेसिस में जो क्या निकल के आता है, ऑक्सीजन निकल के आता है कि नहीं। यही ऑक्सीजन क्या है ना, हमारे एयर को क्लीन बनाते हैं जो कि हम सांस ले सकें। फॉरेस्ट फिल्टरिंग वाटर, ये फॉरेस्ट जो है पानी को फिल्टर करते रहते हैं, है कि नहीं, जिसके वजह से हमें प्यूरिफाइड वाटर मिलता है पीने के लिए। नेक्स्ट वेटलैंड्स एब्जॉर्बिंग द फ्लड वाटर, जो वेटलैंड्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, है ना, मिट्टी में वो पानी का कंटेंट रखते हैं जमा करके, जिसके वजह से, है ना, हमारे फार्म लैंड्स को प्रोटेक्टेड रहते हैं, वहाँ पे हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। पानी अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। सॉइल ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो भी हमारे एनिमल्स, डेड एनिमल्स या प्लांट्स, उन सब को हेल्प करते हैं क्रॉप्स को पॉलिनेट, मतलब जो भी सीड्स उसमें जाके गिरता है, पॉलिनेशन होता है, उनको तो चाहिए न्यूट्रिएंट्स ग्रो होने के लिए, क्रॉप्स ग्रो होने के लिए। अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि नहीं। तो ये जो फंक्शंस हैं कुछ इकोसिस्टम के, और वो हमको कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमने ये देखा, ठीक है कि नहीं। अपने अपने तरीके हैं काम करने का और वो हमको बेनिफिट कैसे कर रहे हैं हम ह्यूमंस को, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखो, ए मैच्योर ट्री produces about 275 liters of oxygen per day, while a human needs about 350 liters daily। मतलब एक आदमी को बेसिकली 35 लीटर्स डेली कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, पर एक ट्री 275 लीटर ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। तो समझिए कि ये जो ट्रीज हैं हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जो इकोसिस्टम है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इनके बिना हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, आई होप ये सब क्लियर है आपका। हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आएंगे, हम बात करेंगे, हमने रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में समझ लिया क्या है। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेनिश नहीं होते, उनका एक लिमिट होता है, उनको बनने में बहुत ही समय लगता है। देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर्म over extremely long geological periods and cannot be replenished at the rate
वी यूज देम। हम जिस रेट से यूज कर रहे हैं लालची होकर, उस रेट से वो वापस दोबारा रिप्लेनिश नहीं भरते। उनका एक लिमिट हो जाता है, हम उसको यूज करते रहेंगे, फिर एक दिन खत्म हो जाएगा और उसको बनने में करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है कि नहीं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये बहुत काम में आता है। कोल जलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, पेट्रोलियम कार्स में, व्हीकल्स में, हर जगह पे यूज़ होता है। मिनरल्स हो गया, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है आयरन, है कि नहीं। और रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये सब चीज़ों को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। इनका जो रेट है ये बहुत ही स्लो है ना, और ये कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ये दोबारा भरपाई नहीं हो सकते, इनको बहुत टाइम लगता है बनने में, है ना। एक्सट्रीमली लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड लगता है कि नहीं। ओके, इंडिया हैज सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व्स बट दे मे लास्ट ओनली 50 ईयर्स एट करंट कंजम्पशन रेट। इंडिया के पास बहुत कोल रिजर्व्स है देखा जाए तो, पर अगर हम उसको अगर हम करंट रेट में हम उसको यूज़ करेंगे, हम जिस मात्रा में, हम जिस तरीके से, जिस रेट में हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वही रेट पे हम लोग यूज़ करते रहे, ये सिर्फ 50 साल ही टिकने वाले हैं, ये याद रखना, है ना। अनटिल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बिकम्स वाइडली अवेलेबल वी मस्ट यूज़ नॉन रिन्यूएबल जुडिशियली। जब तक हमारे पास सस्टेनेबल तरीके नहीं आ जाते यूज़ करने के, अच्छे से संभाल के यूज़ करने के तरीके, तब तक हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया। वंस एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विथ ह्यूमन टाइम स्केल। हम उसको एक बार यूज़ कर लिए, एक्सट्रैक्ट करके निकाल के यूज़ कर लिए, तो उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अभी दोबारा कोई अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास, है कि नहीं। ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब समझ में आया है कि नहीं। ओके, देखो ये एक मैप दिया गया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अलग अलग जगह पे अलग अलग फिजिकल जो हमारे कंडीशंस हैं हमारे, है कि नहीं, अर्थ का, उसके हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं वो डिपेंड करता है कि फिजिकल फीचर क्या है लैंड का, है कि नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे इतना कोल इस उड़ीसा में, यहाँ पे इस सब जगह पे जो मिल रहा है यहाँ पे ये हर जगह मिले, ये जरूरी नहीं है। ये आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है जिसको, अक्रॉस आवर प्लैनेट और विद इन कंट्रीज, है ना, कंट्रीज के अंदर भी और प्लैनेट्स में, अलग अलग नेशंस में भी कोई रिसोर्सेज अगर एक नेशन में ज़्यादा मिलता है तो दूसरे कंट्री में वो कम मिलता होगा, एक स्टेट में ज़्यादा मिलता है दूसरे स्टेट में ज़्यादा कम मिलता होगा, डिपेंड करता है वहाँ का फिजिकल फीचर क्या है। ठीक है, पर इसके क्या है ना, बहुत ही प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस है ना, क्या प्रभाव होता है, डालता है हमारे ऊपर। देखो, शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन सेंटर ना, इनके वजह से जो पॉपुलेशन सेंटर है, वहाँ पे जो सेटलमेंट है, जो लोग बसते हैं, वो इसी के अनुसार होता है कि वहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज कैसा अवेलेबल है कि नहीं। डिटरमाइंस ट्रेड पैटर्न्स एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की बहुत ही एबेंडेंस है, बहुत मात्रा में हमारे पास पड़ा है, और कोई दूसरे कंट्री के पास वो चीज़ नहीं है, तो हम उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप बनाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ होगा जो हमारे पास नहीं है, वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, यही होता है। इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम लोग रिलेशंस बना के रखते हैं, डिप्लोमेसी मेंटेन रहता है, जिसके अंदर ट्रेड वेड होता रहता है। ठीक है, कैन ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिसोर्स वॉर्स। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंट्री ऐसी होती है ना, लालच के लिए छोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतना पावर नहीं है पर वो रिसोर्स रिच्ड हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको आंख दिखाते हैं, है ना, उनको अटैक करने की धमकी देते हैं, जैसे कि चाइना ताइवान के साथ करता है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। देखिए, अब इसमें बात करेंगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ना, हमारे अर्थव्यवस्था पे ये क्या
प्रभाव डालता है ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो जहाँ पे जो रिसोर्सेज ज़्यादा मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे वैसा इंडस्ट्रीज बनता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है कि नहीं, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस जगह का होता है, वो चाहे स्टेट हो चाहे कंट्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। डिपेंड करता है वहाँ पे जो रिसोर्सेज जो ज़्यादा मिल रही हैं उसी के हिसाब से वहाँ पे वैसे इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी मिलेगी उस हिसाब से, और वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनका उसी अनुसार होगा, ठीक है। कहीं पे कम है तो नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा है तो नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड रिलेशनशिप, resources distribution drives national and international trade as regions exchange what they have abundance of for what they lack। देखो जो मैंने बताया आपको, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे कि नेशनल मतलब हमारे स्टेट के अंदर किसी स्टेट के पास रिसोर्स नहीं है, दूसरे स्टेट के पास है, तो उस हिसाब से हम उस स्टेट से वो चीज़ मंगवाते हैं, वो हमसे वो कुछ चीज़ लेता है। हमें हमारे पास जो कुछ लैक कर रहा है, कुछ रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, और वो रिसोर्स किसी दूसरे कंट्री के पास अबेंडेंस में है, भरपूर मात्रा में है, तो हम उनसे वो चीज़ एक्सचेंज करते हैं, है कि नहीं। उसी के हिसाब से हमारा ट्रेड का रिलेशनशिप बनाए रहता है। यूनिक प्रोडक्ट्स, देखो लोकल रिसोर्सेज कंबाइंड विथ ह्यूमन नॉलेज क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट लाइक द हिस्टोरिकल वुड स्टील इन इंडिया, है कि नहीं। हमारे जो लोकल रिसोर्सेज, हमारे इलाके में जो आसपास हमको जो मिलता है, उससे क्या हमारे ह्यूमन नॉलेज के थ्रू, है ना, हम कुछ नया आइडियाज़ बनाते हैं, कुछ नया चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि वो उसी चीज़ का ही सिर्फ ज़्यादा फेमस बन के रह जाता है। जैसे कि हमारा हिस्टोरिकल वुड स्टील इन इंडिया बहुत फेमस है, क्योंकि ये चीज़ वुड स्टील है, ये हमारा लोकली इंडिया में ही पाया जाता है। ओके, ये आ गया तुम्हारा सोशल कॉस्ट। Resources extraction can displace local populations, threaten sacred places and create environmental damage। देखो रिसोर्स तो ज़रूरी है, डेवलपमेंट बिना रिसोर्स के बहुत मुश्किल है। रिसोर्सेज चाहिए हमारे डेवलपमेंट, हमारे ग्रोथ के लिए, पर इनका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, इसके वजह से हम क्या करते हैं ना, वहाँ के जो भी हैबिटेट हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, जंगल में रहती हैं, हम उनको वहाँ से हटा देते हैं अपने रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हमें कोई एग्रीकल्चर फार्म लैंड बनाना है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े बनाना है, हम क्या जंगल काटते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे आदिवासी, यहाँ के जानवर, वहाँ के उन लोग को वहाँ उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना पड़ता है, उनका लोकल पॉपुलेशन थ्रेटन हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने पर आ जाते हैं। सीक्रेट प्लेसेस जैसे कि बहुत सारे हमारे जंगल ग्रुप्स जो हैं, उन पे खतरा आ जाता है कि नहीं। और इन्वायरमेंटल डैमेज तो होता ही होता है पेड़ काटने की वजह से, ठीक है। ये देखो, द बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट पोटेंशियल सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेनिफिट्स हैं हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, वो बैलेंस तरीके से होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, है कि नहीं। इसकी वजह से कोई पोटेंशियल सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट, किसी को इन्वायरमेंटल को डैमेज करके हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं बनता इसका। हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए ये चीज़, तभी जाके हम ये प्रॉपर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं कि इकोसिस्टम काम करेगा, ठीक है कि नहीं। ओके, देखो और भी क्या चैलेंजेस फेस करने को पड़ती हैं ना, क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स चैलेंजेस। इसका मतलब देखो क्या होता है, नेचर डज नॉट रेस्पेक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो ये जो नदी बह के जा रही हैं, ये नदियाँ क्या हैं, कोई एक चाइना से आ रहा है, इंडिया से दूसरे कंट्री को जा रहा है ना कि नहीं, बांग्लादेश जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमने बनाई, इंसानों ने बनाया, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है, यह तो ह्यूमंस ने बनाया है, नेचर ने तो नहीं बनाया। नेचर के लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता, ये को जहाँ फ्लो होना है वो अपने तरीके से फ्लो होगा, ठीक है नहीं, वो तो रेस्पेक्ट नहीं करता पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पर हम लोग क्या कर देते हैं, हम इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है कि नहीं। रिवर्स फ्लो थ्रू मल्टीपल स्टेट्स और कंट्रीज, वो तो बह के जाते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स क्रॉस बॉर्डर, जो फॉरेस्ट हैं वो भी हैबिटेट है, जानवर वो सभी क्रॉस बॉर्डर, मतलब क्या है, इधर भी है उधर भी है, हर जगह पे है
है कि नहीं, उनको तो नहीं पता कहाँ पे क्या बाउंड्रीज है कि नहीं। एयर पोल्यूशन ट्रैवल्स अक्रॉस रीजन, देखो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, और वो एयर तो मूव करता है कि नहीं विंड के थ्रू, वो दूसरे कंट्रीज को भी अफेक्ट करता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नहीं। ओशन रिसोर्स आर शेयर्ड बाय मेनी नेशंस, जो भी रिसोर्सेस हैं ओशन के, फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल पे कितने सारे कंट्रीज निर्भर करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, बहुत सारे कंट्रीज इस पे निर्भर करते हैं, है कि नहीं। दीज शेयर्ड रिसोर्सेज एक्वायर केयरफुल नेगोशिएशन एंड मैनेजमेंट टू मेंटेन पीस एंड इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब है ये जो रिसोर्सेस हैं इसको हमको केयरफुल तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमको शांति और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन बनाए रख सकें। अगर हम लोग इसके पीछे झगड़ा करेंगे, नहीं आज नदी तुम यहाँ से हम लोग काट देंगे, तुमको नदी नहीं देंगे, है ना, हम जो, तो ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो नेचुरल जो रिवर है ये कोई बाउंड्रीज को केयर नहीं करते, ये बहते जाते हैं, हम ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हमें नेगोशिएशन और मैनेजमेंट के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा क्या ना, पीस नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मल्टीपल कंट्रीज में फ्लो करता है, जिसके वजह से हमको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड मैनेजमेंट बनाए रखना पड़ता है कि नहीं। हम तो नहीं बोल सकते अभी यहाँ से हम लोग नहीं देंगे, वो हमारा है ब्रह्मपुत्र, ये तुम्हारा नहीं। अरे ब्रह्मपुत्र रिवर तो कितने सारे कंट्रीज में जाता है, हमने अपना यहाँ पे नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया, वो रिवर का नाम वहाँ पे कुछ और होगा, एक ही सिस्टम है कि नहीं। तो हमको इसीलिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कर्स भी बन सकते हैं, है कि नहीं, मतलब एक श्राप बन सकते हैं हमारे लिए, श्रापित हो सकते हैं। कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ देशों के लिए बहुत ही स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट माना जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एबेंडेंट रिसोर्स हो और उनका ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी बढ़ते रहे, है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वो उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, बहुत इसके वजह से ग्रोथ स्लो भी हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में देखिए, बहुत वहाँ पे पेट्रोलियम की कमी नहीं है कि नहीं, वो तो वहाँ के कंट्रीज सिर्फ उसी रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन और में सिर्फ लगे रहते हैं, और वो बाकी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके वजह से अगले बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में वो डेवलप नहीं कर पाते, है कि नहीं, वो वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारा करप्शन भी बढ़ता है, गवर्नेंस भी बहुत पुअर हो जाता है, सिर्फ एक ही रिसोर्सेज के पीछे पड़े होते हैं और एक ही रिसोर्स पे वो ज़्यादा ही डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। और ये सिर्फ चीज़ किसी बहुत ही कम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, सबके लिए नहीं होता है, ये जानना पड़ेगा, है कि नहीं। यूएसए चाइना को देख लीजिए, ये उनके पास रिसोर्सेस, यूएसए के पास रिसोर्सेस बहुत हैं, इसका मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पर उन्होंने आईटी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी वो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट कर रही हैं। जापान का भी सेम केस है। पर कुछ कंट्रीज़ कुछ रिसोर्सेज के ज़्यादा होने के कारण उसी पे सिर्फ फोकस करते हैं और वो उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता। यही है नेचुरल रिसोर्सेज एज ए कर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया है, अट्रैक्टिव वर्ड यूज़ किया है, जैसे कि नहीं, स्टूअर्डशिप। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे करना जो जैसे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच सके। यही है, कुछ फैंसी सा वर्ड यूज़ किया है एनसीईआरटी ने, स्टूअर्डशिप, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर दैट वी रेस्पेक्ट नेचर। हमें नेचर का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम अर्थ में वो सस्टेन कर पाएंगे रिसोर्स को, है कि नहीं। रिस्टोरेशन, रीजेनरेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज़, उसे हमें मतलब डैमेज इकोसिस्टम को वापस फिर से हेल्दी बनाना। फॉर एग्जांपल कहीं पे बंजर ज़मीन पड़ा है, उसको हमको छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप खुद ब खुद वो
फिर से रिस्टोर हो जाएगा। रीजनरेशन, उनको एक सपोर्ट, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट कर सके नेचर के एबिलिटी को क्रिएट करने, न्यू लाइफ कंडीशंस जहाँ पे बन सके, है कि नहीं। और अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए जाकि फ्यूचर जनरेशन को तकलीफ ना हो, ठीक है कि नहीं। ओके, यहाँ पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट केस स्टडी के बारे में, ये पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्राइसिस इन पंजाब, ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन पंजाब, ठीक है। क्या है देखिए, ये एक टाइम पे अर्ली 1960s में ना ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ना, यहाँ पे सरकार फार्मर्स को हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स उनको सीड्स देती है कि नहीं। जिसके वो सीड से क्या होता है ना, जो यील्ड है, जो उपजाऊ है, वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही प्लांट से 3-4 कलियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पे 15-20 कलियाँ निकलेंगी, उपजाऊ ज़्यादा होगा, है कि नहीं। जहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ उस लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वो सीड दिया उनको, पर वो सीड का क्या है ना डिसएडवांटेज, वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। तो वो पूरे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, जिसकी वजह से वहाँ पे फार्मर्स कंटिन्यूस इरिगेशन करते रहे, पानी का इस्तेमाल करते रहे, जिसके वजह, और फ्री में इलेक्ट्रिसिटी भी दिया हमको, हैंड पंप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत कम दाम में उनको बेचा ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिसके कारण हमने वो ज़मीन का जो पानी का लेवल है उसको तो इस्तेमाल किया ही, बहुत ही इस्तेमाल कर लिया, और साथ साथ में वो लैंड को भी हमने ख़राब कर दिया ओवर यूज़ करके पेस्टिसाइड। तो क्या हुआ ना, जिसके वजह से अराउंड 30 मीटर्स तक जो पानी है, ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, वो 30 मीटर्स तक चले गया नीचे डेप्थ में, और अभी बहुत मुश्किल है वहाँ से पानी निकालना। तो 80% ऑफ पंजाब इज क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। ये जो पंजाब रीजन देख रहे हो, ये रेड कलर का, ये जो देख रहे हो, यहाँ पे ग्राउंड वाटर की पानी बहुत कमी है, पानी बहुत ज़मीन के नीचे जा चुका है ना। क्यों ना, ओवर यूज़ करने के कारण। जो फार्मर्स ने बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो हमने यूज़ किया, बहुत फार्मिंग किया, बहुत इरिगेशन, जो पानी यूज़ किया ग्राउंड वाटर, वो पानी का क्वांटिटी बहुत कम कर दिया, और वो बहुत ही ज़मीन के नीचे जा चुका है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा मतलब क्या है? तो आयुर्वेदा का मतलब कुछ ट्रीटमेंट करना, जैसे ह्यूमन हमारे इंसानों पे आयुर्वेदा से हम लोग अपने आप को ट्रीट करते हैं, हील करते हैं, वैसे ही वृक्ष, पेड़ों को भी आयुर्वेदा की ज़रूरत है, जैसे कि वो अपने आप को रिस्टोर कर पाएँ, रिजनरेट कर पाएँ, है ना। हमको उसमें रिकमेंड किया जाता है कि प्लांट को कौन से सॉइल में ग्रो करना चाहिए, कौन से प्लांट को कैसा सॉइल टाइप चाहिए, है कि नहीं। कहाँ पे इरिगेशन टेक्निक कैसा बनाओ, उसी को अलग अलग नए जिससे अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग प्लांट्स ग्रो कर सकें, उनको प्रिजर्व कर सकें, उनको अच्छे से ट्रीट कर सकें, मैनेज कर सकें उनको, है ना। ये सब तरीके से हमको वृक्ष आयुर्वेदा में बताया जाता है कि कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम अपने प्लांट्स को, ट्रीज को अपने अर्थ में, ठीक है कि नहीं। ये बहुत ही पुराना है, ये एंशियंट है, बहुत ही बोटानिकल साइंस है ना, फोकस करता है स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पक्का आएगा, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। ओके, देखिए सिक्किम में एक पेमा करके एक लड़की है, उनकी फैमिली बहुत ही फार्मिंग डिक्लाइन के कारण वो बहुत ही तकलीफ में पड़ जाते हैं ना। क्यों, उनका यील्ड बहुत डिक्लाइन कर जाता है, जो उपजाऊ होता है वो कम हो जाता है कि नहीं। जिसके कारण उन पे जो कर्ज लिए होते हैं, डेप्ट लिए होते हैं अपने फार्मिंग के लिए, उस पे वो डेप्ट उनके ऊपर बढ़ता जाता है, क्योंकि उपजाऊ तो हो नहीं रहा, है कि नहीं। ऊपर से वो लोग जो कर्ज पे थे उसके ऊपर वो बढ़ते जा रहा है, तो वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि वो प्रमोट करने के लिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ किए, ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करके, कंपोजर्स, ये सब को यूज़ करके सॉइल का जो फर्टिलिटी है लेवल को, उसको यूज़ मतलब बढ़ाना, ठीक है। बहुत करते हैं वो लोग, कंपोस्ट यूज़ करते हैं, नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट्स, मल्टी क्रॉपिंग, ये सभी वो लोग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनको 5 साल के बाद सक्सेस मिलता है कि नहीं।
उनके प्राइसेस जो है वो प्रीमियम प्राइसेस में बेचते हैं अपना कार्डमम, इलायची, जिंजर एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत बहुत लगती है और वो जो बेचेंगे उसका प्राइस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड है तो सस्ते दाम में मिल जाते हैं, डालते हैं, उपजाऊ ईल्ड देता है, पर क्या करता है ना, इसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी खराब होते जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से इनको भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, है कि नहीं। अब इन्होंने उस चीज़ को एकदम हटा दिया। तो इसके वजह से स्टेट अचीवमेंट क्या मिला ना, सिक्किम को 2016 में बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट विथ ऑल फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, है कि नहीं। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उनके स्टेट के लिए, ठीक है। अब आते हैं रिन्यूएबल लीडरशिप, एनर्जी लीडरशिप। देखो, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक सोलर एनर्जी अलायंस बनाया, का नाम है IASC 2015 में। इन दोनों कंट्री का कोलिशन था, इंडिया और फ्रांस का, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा सन का सन जहाँ पे सन रेज ज़्यादा पहुँच सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यही जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे इकलौता एरिया जहाँ पे उन्होंने पूरा ग्रो किया है पूरा, मतलब वहाँ पे सोलर पैनल्स उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, वहाँ पे सोलर एनर्जी वहाँ पे वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है कि नहीं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, है कि नहीं, और जिसके वजह से एक तरीके से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ वो स्टेप नया उन्होंने रखा, ठीक है। ये सैटेलाइट इमेज है राजस्थान में, ओके, जहाँ से 15% जो है राजस्थान का, जो स्टेट का जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी जगह से ही आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है कि नहीं, ओके। अब आते हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। देखो, ये जो सीमेंट है ना, ये एक ऐसा लौता चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है हमारे अर्थ को, ठीक है कि नहीं, हमारे एयर को, सॉइल को, वाटर को। एक लौता सीमेंट, और हम जानते हैं आजकल सब चीज़, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं सब सीमेंट से ही बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ओके। तो इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं ना, देखो, एक ऑरोविल ईस्ट अर्थ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उन्होंने क्या किया ना, यहाँ ये जो बनाया है, ये पूरा जो देख रहे हो ये घर, ये पूरा उन्होंने मड से बनाया है, मिट्टी मड से बनाया है, ठीक है कि नहीं, ओके। मड्स का यूज़ करना, स्टोन का यूज़ करना, प्लांट बेस्ड मटेरियल का यूज़ करना, ठीक है कि नहीं, रिसाइकल मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक उसको यूज़ करना, ताकि सीमेंट का जो भी हम लोग यूसेज है जितना से जितना हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है अर्थ में, बहुत ही ज़्यादा, ओके नहीं, ठीक है। जो ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट है, ये पूरा जो तुम देख रहे हो ये पूरा मड से बनाया गया है। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो हमारे पास तो ऐसे, हमारे इंडिया में तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत पैसा है, बहुत ही रिसोर्स उनके पास, तो ये भी वो ऐसा चीज़ हर जगह बना सकते हैं। सरकार भी इसको एक टाइप ऑफ इनिशिएट, मतलब एक पुश दे सकता है सबको कि ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन जो मड और स्टोन से हो कि प्लांट बेस्ड से हो, इस सब का पुश दे सके और आगे बनाए ताकि पोल्यूशन कम हो, ओके, ठीक है। अब आते हैं इक्विटी इन व्हाट रिसोर्स एक्सेस। देखिए, ये जो रिसोर्स का जो एक्सेस है इसमें इक्विटी नहीं है, मतलब ये सब में समान तरीके से नहीं बटा हुआ है। देखो, वाटर इनइक्वालिटी, मेनी अर्बन एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ऑफ्टन मोस्ट अफेक्टेड, ओके। बहुत सारे ऐसे अर्बन जगह हैं जहाँ पे सही तरीके से पानी नहीं पहुँच पाता। चेन्नई का एग्जाम्पल ले लो, हमें पानी का प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है कि नहीं। एयर पोल्यूशन एक्सपोजर, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल्स disproportionately affects those unable to protect themselves or relocate। जो पोल्यूशन के वजह से, जो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से पोल्यूशन होता है, इसके वजह से ऐसे लोगों को अफेक्ट करता है जो अपने आप को रिलोकेट नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। जो एनिमल्स, जो भी तुम्हारे ट्राइबल कम्युनिटीज जो भी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो बास करते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है रिलोकेट करने में, क्योंकि वही उनका हैबिटेट है, ठीक है। रिसोर्स बेनिफिट्स, द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ्टन डू नॉट रीच लोकल कम्युनिटीज हु बेयर द एनवायरमेंटल कॉस्ट। जो भी तुम्हारा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से, एक्सट्रैक्शन की वजह से, वो जो लोकल कम्युनिटीज है जिनको मिलना चाहिए
उनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता, ऊपर ऊपर ही सब कुछ ले लेते हैं ये लोग, है ना। सही तरीके से रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पाता, इसलिए बोलते हैं इसमें इक्विटी में प्रॉब्लम है, मतलब समान तरीके से एक्सेस सबके पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो लिखा गया है, द भगवद गीता कॉन्सेप्ट ऑफ लोक संग्रह सजेस्ट वी मस्ट ट्रांसेट पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबिंग ऑफ ऑल। हमको खुद के पर्सनल गोल्स, पर्सनल सेल्फिश गोल्स के को छोड़ के हम सबके बारे में सोचना चाहिए, पर हम लोग ये सब नहीं करते, यही तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये हमारे क्या कुछ की टेकअवेज हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स कैटेगरीज क्या क्या किस कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में, डिस्ट्रीब्यूशन के क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इकोनॉमिक, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन के बीच, और स्टूअर्डशिप जो कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए हमें। आई होप आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सीरीज़। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से ले लेना। तो आई होप आपको आपने एंजॉय किया, और ये मेरा पहला वीडियो है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी लगता है कहीं पे मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ शायद, तो मुझे आप सजेस्ट बिल्कुल कीजिए कमेंट में, उनको बोलिए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरा वॉइस हो कि मैं बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, कैसे कुछ भी आपको सही लगे मुझे बोलिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आई वांट टू इम्प्रूव, है ना। और मैं आपके भले के लिए ऐसे वीडियोस और भी लेके आना चाहता हूँ, खासकर SST में क्लास 6, 7 और 8 का, और 9th का भी। तो आई होप आप एंजॉय किए सेशन को, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, गुड बाय।